अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहिद अयूब। आज तारीख़ है 7 जून 2020, दिन संडे। सबसे पहले तो जो पिछली दफ़ा मैंने आपसे गुजारिश की, हमारा मकसद किसी को ब्लेम करना नहीं, ना किसी गवर्नमेंट एजेंसी को पे क्रिटिसाइज़ करना है, और ना किसी की करैक्टर असैसिनेशन है। कोशिश ये है कि जो एक्सीडेंट्स हुए या जो रिसेंट हुए या पास्ट में हुए, उनको देखते हुए ये देखा जाए कि आखिर हमारी एविएशन इंडस्ट्री, सिर्फ पीआईए नहीं, पूरी की पूरी एविएशन इंडस्ट्री इस मुकाम तक कैसे पहुंची, ये समझने की ज़रूरत है। ये 2-4 बरस की बात नहीं, ये निसफ सदी का किस्सा है। ये गौरतलब है कि ये हुआ क्यों। मैं आपको कुछ चीज़ें मुख्तसरन बताऊंगा जिससे आप सिर्फ ये देख सकेंगे कि पायलट्स के ऊपर किस तरह का या किस नौइयत का प्रेशर होता है जब वो फ़्लाइट्स पे जाते हैं, और उस प्रेशर को देखते हुए जो पायलट्स की सिलेक्शन है और जो ट्रेनिंग है वो किस तरह की होनी चाहिए, वो हो रही है या नहीं हो रही, ये इस वीडियो के बाद आप अंदाज़ा कर सकेंगे। मैं कोशिश करूँगा इस पूरी की पूरी चीज़ का अता कर सकूँ, बट अगर नहीं कर सका टाइम की वजह से तो शायद अगली वीडियो में हो जाएगा। आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि रात 2 बजे का डिपार्चर है। एक पायलट जिसने आराम किया, और जिस तरह का हमारे यहाँ का सोसाइटी का माहौल है और जिस तरह का हमारे यहाँ के प्रॉब्लम्स हैं, उनको देखते हुए अगर वो 2 बजे का उसकी फ़्लाइट शुरू होगी तो इसका मतलब ये है कि 4 घंटे पहले उठेगा। इसका मतलब ये है कि उससे पहले उसे आराम चाहिए। इस एयरपोर्ट कम से कम वो 1 से 1.5 घंटा पहले पहुँचेगा। जहाज़ पर पहुँचता है, वेदर है, थंडरस्टॉर्म रिपोर्टेड है, जहाज़ पे पहुंचता है, थंडरस्टॉर्म रिपोर्टेड है, जहाज़ पे पहुंचता है, जहाज़ पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कुछ इक्विपमेंट एमबीएल पे है, इंजीनियर्स अपनी बात कर रहे हैं, पायलट अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि इस तरह होना चाहिए, कैबिन्स के इश्यूज़ हैं। हमारे यहाँ का जो माहौल एयरपोर्ट का है उसको देखिए कि किस तरह की ब्रीफिंग्स एयरपोर्ट पे होती हैं। ये सारे का सारा प्रेशर जब एक कप्तान कॉकपिट में बैठ के सारा फेस कर रहा होता है, और सब के ऊपर एक 12 घंटे की ड्यूटी, और वो भी रात की, जब वो कर रहा होता है तो आप उसके ज़हन का अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किस तरह की सिलेक्शन रिक्वायर्ड है और किस तरह का माहौल रिक्वायर्ड है। क्या आज की एयरलाइंस में, मैं सिर्फ पीआई की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी एविएशन इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, कि आज पाकिस्तान में जो एविएशन चल रही है, क्या इन चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है? बिल्कुल नहीं। अब आइए इसको देखिए कि ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इस कदर ज़्यादा है कि एक एयरक्राफ्ट जो 300 या 400 बंदों के लिए उड़ता है, और 2 पायलट जिसमें एक कैप्टन है जिसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऊपर खुदा है और नीचे ज़मीन, और उसने फ़ैसला करना है उन चंद सेकंड्स में, और उसकी क्वालिफ़िकेशन और उसकी ट्रेनिंग का मेयार क्या है। हमारे यहाँ कोई ऐसा सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं है। जो लड़का भी एफएससी कर ले, वो जाके फ़्लाइंग क्लब में ट्रेनिंग ले, उसकी कोई एवेल्यूएशन नहीं है। और जब वो एक दफ़ा सीपीएल ले लेता है
तो वो समझता है कि उसका राइट है कि वो पीआई में आए या किसी और लाइन में जाए। जब वो पीआई में आ जाता है या किसी एयरलाइन में एज ए पायलट, एज ए फर्स्ट ऑफिसर ज्वाइन करता है, तो वो अपना राइट समझता है कि वो जम्बो का कप्तान बनेगा या 777 का कैप्टन बनेगा। वो सारी की सारी प्रोसेस जिससे उसको गुजरना चाहिए या जो ट्रेनिंग का मयार होना चाहिए, क्या वो हो रहा है? मैं फिर एक दफ़ा दोहराता हूँ कि अगर आप एयरफोर्स की सिलेक्शन प्रोसीजर पर जाएं तो कितने लोग अपीयर होते हैं। मेरा ख़्याल अंदाजे के मुताबिक, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मे भी 5,000 या 10,000, उनमें से सिर्फ 30 या 35 लोग सेलेक्ट होते हैं एक बैच में। फिर 30 या 35 में से कुछ छोड़ जाते हैं इनिशियल सुरोदा कॉलेज में। फिर चलते चलते आगे जाइए तो रास्ते में कोई ट्रांसपोर्ट पे चले गया, कोई चॉपर्स पे चले गया, और एंड पे फाइटर्स पे कितने लोग पहुंचते हैं, और फिर F-16 पे कितने लोग पहुंचेंगे। तो वो पैसेज ऑफ टाइम, जो सिलेक्शन और प्रमोशंस का जो मयार है, वो इतना स्ट्रीमलाइन है कि कोई सिफारिश नहीं चलती, और जो कैपेबल है वही ऊपर जाता है। सिविल अदारों में, जिनमें मैं एविएशन की बात कर रहा हूँ, बाकी अदारों की मैं बात नहीं करूँगा, सिविल अदारों में जो एविएशन का डिपार्टमेंट है उसमें इस तरह की चीज़ बहुत कम है। जो आता है फिर आगे बढ़ता चला जाता है, और शायद कोई एक आध बदकिस्मत जो नहीं आगे जा सकता, वरना हर आदमी आगे जाता है बगैर किसी रोक टोक के। यही है वो चीज़ जिसकी बिना पे आज एविएशन यहाँ है। ये है स्टेप 1। और नेक्स्ट ये देखिए कि एविएशन का जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो है सिविल एविएशन। सिविल एविएशन तमाम पायलट्स की, कैबिन क्रू की, इंजीनियर्स की, और सब की एक वर्किंग स्ट्रक्चर बनाती है कि उसको काम कैसे करना है। पायलट्स का भी एक प्रोसीजर है, एक उन्होंने एएनओ बनाया, और उस एएनओ में ये क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जब आप कैलकुलेट करते हैं कि कितने पायलट किसी एयरलाइन को चाहिए, तो उसकी कैलकुलेशन की जाती है विद 10 डेज़ ऑफ। महीने में 10 दिन एक पायलट को ऑफ चाहिए, 20 दिन उसने फ्लाई करना है। हर साल उसको 1 महीने की छुट्टी चाहिए। उसके बाद वर्किंग इस तरह होती है, हर रोज़ प्रॉपर स्टैंड बाइज AM और PM, जो मॉर्निंग में स्टैंड बाई होता है और रात में स्टैंड बाई होता है, पायलट्स वो प्रॉपर लगाए जाते हैं, लगाने चाहिए, rather लगाए जाते नहीं, लगाने चाहिए। इन 3 चीज़ों को देखते हुए एयरलाइन की ज़िम्मेदारी है कि वो कैलकुलेट करती है कि हमें अपने जो जहाज़ों की स्ट्रेंथ है, हमारे पास जितने जहाज़ हैं उसके लिए कितने पायलट्स चाहिए। क्या ये हो रहा है? क्या हमारे पास उतने पायलट्स हैं? क्या हमने ये सब देख लिया? और इसके साथ साथ उन चीज़ों को भी देखना है कि जितने लोग ट्रेनिंग में होते हैं, प्रमोशन में होते हैं, जितने लोगों का रूट चेक चल रहा होता है, ये सब वो चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद एक स्ट्रेंथ निकाली जाती है, जो कि किसी भी एयरलाइन की जिम्मेदारी है। जब आप ये नहीं कर पाते तो क्या होता है? शॉर्टेज ऑफ पायलट्स। जब शॉर्टेज ऑफ पायलट्स होगी तो क्या होगा? जब आप किसी एक पायलट की 1 महीने का रोस्टर, उसमें से कोई एक फ़्लाइट डिस्टर्ब करेंगे तो रिज़ल्ट क्या होगा? किसी और पायलट की ड्यूटी डिस्टर्ब होगी, उसके बाद किसी और की होगी, और फिर किसी और की होगी। मुझे याद नहीं है कि 28, 29, 30 साल में जितना मैंने PI में सर्व किया, कभी कोई ऐसा टाइम आया हो कि रोस्टर डिस्टर्ब ना हुआ हो। हर महीने होता है, रेगुलर होता है। ये फ्लाइंग वो चीज़ नहीं है कि आपको दिन और रात फ़ोन किए जाएं कि आप आएँ और वहाँ चले जाएं। इसमें प्रॉपर रेस्ट इन्वॉल्व है, रेस्ट मिलता ही नहीं है। तो आप क्या तवक्को करेंगे कि सेफ्टी का मयार क्या होगा? इन सब चीज़ों के होते हुए मुझे कहने दीजिए कि आज से बहुत अरसा पहले, 15 से 18 साल पहले, पाल्पा और मैनेजमेंट के दरमियान एक वर्किंग एग्रीमेंट तय हुआ।
जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि CAA जो रेगुलेटरी बॉडी है उसने एक ANO बनाया, एक इशू किया जिसमें पायलट वर्किंग के एक असूल तय किए गया। उन असूल के तहत मैनेजमेंट ने एक पायलट्स की रिक्वायरमेंट तय की। जब वो तय नहीं कर सकते, वो पूरी नहीं कर सकते, तो उस एग्रीमेंट में मैनेजमेंट ने पाल्पा से कुछ वेवर्स लिए कि ये फ़्लाइट उस ANO के तहत नहीं की जा सकती है, लिहाजा हम आप इसमें वेवर दे दें। वेवर का मतलब ये है कि वो ड्यूटी टाइम लिमिटेशन जिसमें एक रेगुलर फ़्लाइट नहीं हो सकती, उसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन मिल जाए। पाल्पा ने कुछ वेवर्स दिए। मैं तो हमेशा से उस वेवर्स के ख़िलाफ़ हूँ। वेवर का क्या मतलब है? वेवर से हमेशा सेफ्टी कंप्रोमाइज़ होती है। आपने वेवर दे दिए, मैनेजमेंट में ले लिए, किस चीज़ के बदले? क्या कुछ पैसों के लिए मैनेजमेंट पायलट का रेस्ट खरीद सकती है, या पाल्पा कुछ पैसों के बस वो रेस्ट बेच सकती है? वो वेवर्स चलते रहे, चलते आ रहे हैं और शायद चलते जाएंगे। अब पाल्पा ने उसे रोका है तो अच्छी बात है, लेकिन एक पायलट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस कदर ज़्यादा है, उसका रेस्ट का ख्याल रखना, उसकी ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस का ख्याल रखना, ये इतना इम्पोर्टेंट है जिसमें जितना ज़्यादा एम्फसाइज किया जाए कम है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बयान करता हूँ जिससे आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि जब आप फ्लाई करते हैं तो आपका माइंड क्या सोचता है, और जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनका माइंड, जो आम पैसेंजर्स होते हैं उनका माइंड किस तरह का होता है। और इमेजिन कीजिए जब आप फ्लाई कर रहे होते हैं तो एक पायलट के माइंड को कितना रेस्ट चाहिए, और वो वरीज से, प्रॉब्लम से कितना उस चीज़ों को अवॉइड करके अपनी जॉब उसको करनी चाहिए। ये वाक़या सुनिए और इससे अंदाज़ा लगाइए। ये बहुत साल पहले की बात है, जब मैं सेसना पे मैंने ट्रेनिंग की और मैंने CPL लिया। एक फ़्लाइट में एज ए पैसेंजर सेसना फ़्लाइट पे, जिसमें 4 लोग बैठते थे, मैं लाहौर से मुल्तान जा रहा था। तो एक रिक्वेस्ट के ऊपर हमारे जिस इलाके में रहता था उस मस्जिद में एक इमाम साहब थे, हाफ़िज़ कुरान। उनके पीछे हम अक्सर काफ़ी सालों से तरावी पढ़ते थे, नमाज़ें पढ़ते थे। तो वो कहने लगे कि मुझे सैर करा दीजिए सेसना की। तो मैंने कहा आप आ जाओ। तो पिछली सीट पे मैं और वो हाफ़िज़ साहब बैठे थे। बहुत नेक आदमी थे, प्यारे आदमी थे। आगे एक इंस्ट्रक्टर साहब जो फ्लाई कर रहे थे और एक स्टूडेंट जो जिनकी ट्रेनिंग चल रही थी। उन 4 लोगों में से 3 अभी ज़िंदा हैं, उनमें से 2 तीनों रिटायर हो चुके हैं, और हाफ़िज़ साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। रास्ते में कुछ 14,000 फुट की बुलंदी पर हमारा इंजन फेल हो गया और हम नीचे ज़मीन की तरफ आ रहे हैं। तो चांसेस ये थे कि उस जहाज़ को आग लग जाती, लैंड टच ज़मीन में लगने से पहले या बाद में। तो जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने कहा कि आप अब सब लोग अपनी आखिरी ख्वाहिश बयान करें। तो मैंने कहा आप सीनियर, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सिगरेट पीना चाहता हूँ, तो आप मुझे सिगरेट पिलाओ। तो वो चूँकि एक हाथ से फ्लाई कर रहे थे, तो मैंने सिगरेट निकाल के लगाई और उनको हाथ से पिलाई। जो स्टूडेंट थे वो भी बहुत अच्छे 5 वक्त के नमाजी, बहुत नेक आदमी थे। तो मैंने उनसे पूछा आपकी ख्वाहिश क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश यह है कि हमारे साथ हाफ़िज़ साहब बैठे हुए हैं, तो इनसे क्या सूरह यासीन सुना दो। तो मैंने कहा यार आपने इतनी अच्छी बात की, हाफ़िज़ साहब से क्या पूछना है, वो तो बहुत ही नेक आदमी है। तो मैंने कहा हाफ़िज़ साहब मेरी भी यही राय है, तो बिस्मिल्लाह कीजिए और सूरह यासीन रिसाइट कीजिए, अल्लाह ताला हमारे पे फजल करे। तो हाफ़िज़ साहब कहने लगे कौन सी सूरह यासीन? मुझे तो कुछ नहीं आता। और कह के वो ऊंची ऊंची रोना शुरू हो गया। ये
उनका कसूर नहीं था, ये ह्यूमन खौफ है जो जहाज़ पे बैठने से। ये बस नहीं है, ये कार नहीं है। आप उस चीज़ को देखें जब मौत आपके सामने हो और आपको पता हो कि आपके पास 3 मिनट हैं या 4 मिनट हैं। आप अचानक कुछ हो जाए और आप उस सेकंड में चले जाएं तो वो अलग बात है, लेकिन जब उस मौत की तरफ आप बढ़ते हैं और उसमें आपको 3 से 4 मिनट मिलते हैं तो वो 3 मिनट क्या क़यामत होती है, उसका अंदाज़ा करना सिर्फ एक पायलट कर सकता है। दुनिया का कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता। ये सिर्फ आप सोच सकते हैं, लेकिन उसको बयान नहीं किया जा सकता। मेरे इस वाक़े से भी आप इमेजिन नहीं कर सकते। बस सिर्फ वो बयान कर सकता है जो उससे गुज़रता हो। मैं आज तक वो रात नहीं भूला जब अटलांटिक के ऊपर मेरे इंजन को आग लगी और वो 2 घंटे की फ़्लाइट एक इंजन के ऊपर, जब तक हम बर्मिंघम में लैंड नहीं किए, वो क्या सीन था और वो क्या खौफ था। और पैसेंजर जिस तरह चीख रहे थे और जिस तरह कलमा के विरुद्ध कर रहे थे, वो मैं आपको नहीं बयान कर सकता। और उसका अंदाज़ा सिर्फ वही कर सकता है जो उसमें बैठा हो। इसलिए ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस, पायलट का रेस्ट, इसको लोगों ने बना दिया मजाक। वो कहते हैं कि 12 घंटे करा लो, 14 घंटे करा लो, जो चाहे करा लो, ये सब ठीक है। ये ठीक नहीं है और ये आज ख़राब नहीं हुआ, ये काफ़ी अरसों से ख़राब हो रहा है, काफ़ी टाइम से ख़राब हो रहा है। आइए ट्रेनिंग की बात करते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे करेक्ट कीजिए, इस दुनिया में कितने प्रोफेशंस हैं जिनका हर 6 महीने के बाद उसकी ट्रेनिंग हो, फिर उसका चेक हो और फिर उसको बताया जाए कि तुम काम कर सकते हो, इस जॉब के लिए फ़िट हो या नहीं फ़िट हो। जब आप एक दफ़ा इंजीनियर बन गया तो बन गया, आप एक डॉक्टर बन गया तो बन गया। ज़ाहिर है उसमें रिसर्च तो चलती है, पढ़ना तो हर शोबे में पड़ता है। लेकिन मुझे नहीं याद, पायलट्स की तो हर 6 महीने में ट्रेनिंग होती है, हर 6 महीने बाद चेक होता है, हर 6 महीने बाद मेडिकल होता है। ये सब चीज़ें की जाती हैं हर 6 महीने में और उसको बताया जाता है कि तुम फ्लाई कर सकोगे या नहीं कर सकोगे। ये आइडियली ये होना चाहिए। और उसके बाद एक ड्यूरिंग विद ए पैसेंजर फ़्लाइट एक रूट चेक होता है जो कि इंस्ट्रक्टर लेता है और सम टाइम उसको सिविल एविएशन का इंस्पेक्टर मॉनिटर करता है। ये सब क्यों है, या आखिर इतनी रिगरस ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट यही है कि क्या पायलट ने अपने आप को अपडेटेड रखा, क्या वो तमाम उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है जो कि उसको करने चाहिए। ये सब चीज़ें उतनी ही ज़रूरी हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, रूट चेक ख़त्म हो गया। उस सिमुलेटर ट्रेनिंग से, हर 6 महीने की सिमुलेटर ट्रेनिंग से पहले जो एक नॉर्मल क्लास की ट्रेनिंग होती है, उसका क्या हुआ? वो गुज़र गई। होती है, नहीं होती है, ये अल्लाह ही जानता है। ये कोई तो इसका रिस्पॉन्सिबल है जिसने ये सब चीज़ें करनी थी। और अगर ये सब चीज़ें नहीं हो रही और जो रिस्पॉन्सिबल है वो नहीं कर रहा, तो इसका ज़िम्मेदार किसी एक बंदों को या किसी एक पायलट को नहीं ठहराया जा सकता। ये अगर ज़रूरी नहीं थी तो तमाम एविएशन इंडस्ट्री में ये रूल्स क्यों बने? देखिए, पायलट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है डिसिप्लिन। उस चीज़ का डिसिप्लिन जो SOP उसके लिए बनाई गई है। अगर 20 मील पे एक स्पीड 230 है तो वो 230 होनी चाहिए। 10 मील पे स्पीड अगर 180 नॉट्स होनी चाहिए तो होनी चाहिए। अगर एक कॉल इस तरह है तो वो होनी चाहिए। ये वो तमाम डिसिप्लिन है जो पायलट के लिए एक रिक्वायरमेंट है। ये लाइफ ही डिसिप्लिन है, ये लाइफ ही उन प्रिंसिपल को फॉलो करने की है जो बनाए गए हैं। अगर आप कोई पायलट इस डिसिप्लिन को फ्लाई नहीं करेगा, वो कितना बड़ा भी प्रोफेशनल क्यों ना हो, वो जहाज़ को उल्टा करके भी उड़ा ले,
सिविल फ्लाइंग सिवाय डिसिप्लिन के और कुछ नहीं, नथिंग। यही बेसिक एक कॉन्सेप्ट है फ्लाइंग का। अगर आपने डिसिप्लिन फ्लाई नहीं किया तो कुछ नहीं किया। अब आइए, ट्रेनिंग तो ये होनी चाहिए थी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है पायलट्स की, जिसमें मैंने आपको ये चीज़ें बयान की। और हुआ ये कि सिविल एविएशन ने कप्तान बनाने के लिए एक, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं ना, मैंने उसको देखा, को 5-6 हज़ार 7-10 हज़ार 20 हज़ार सवालों के एक क्वेश्चनर बना दिया कि आप ये पास करें तो आप पायलट, आप कप्तान का लाइसेंस ले लें, जिसको बोलते हैं ATPL। उस ATPL में क्वेश्चंस जो उन्होंने रखे, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका एविएशन दूर दूर तक नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप ये सुनिए, हाउ विल हाइपर वेंटिलेशन कॉज द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द ब्लड टू बी अफेक्टेड। ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का कप्तान बनने के लिए क्या तल्लक है इस क्वेश्चन का, और ये क्यों पूछा जा रहा है। इस तरह के कुछ और क्वेश्चन देखिए, व्हाट कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ ब्रीदिंग, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड सो ऑन। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस तरह के क्वेश्चंस। और फिर क्या हुआ उसके बाद, लोगों ने पेपर कैसे पास शुरू कर दिए, ये तो डिबेटेबल पॉइंट है। कुछ कहेंगे ये सब सही है, कुछ कहेंगे ये सही नहीं है। अब पिछले 50 साल में एक बिल्डिंग तो हमने बना ली, और हमने यहाँ ला के एविएशन को और एयरलाइंस को खड़ा कर दिया पाकिस्तान में, और सोसाइटी को। अब जिस स्टेज पे सोसाइटी खड़ी हो गई और जहाँ बिल्डिंग बन गई, और जो सबसे ऊपर बिल्डिंग में हम आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि बिल्डिंग ऊपर से ठीक होना शुरू हो जाए। ये नहीं हो सकता जब तक इसके बुनियादी ढांचे में आप तब्दीली नहीं करेंगे। चूँकि आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, इनमें कुछ लोग सुपर अचीवर्स हैं, वो हर चीज़ अचीव करना चाहते हैं किसी भी कॉस्ट में। उसमें ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो ना हो, सोसाइटी बर्बाद हो, कुछ भी हो, वो अचीव करना चाहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो किसी अथॉरिटी को मानने को तैयार ही नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो किसी भी काम को सीरियस नहीं लेते, क्लाउन्स हैं। कुछ ऐसे हैं जो हर दूसरे किसी का काम करने को तैयार हैं। जिसको अपना काम करना वो नहीं कर रहा, और वो कहता है मैं इसका काम कर रहा हूँ और मैं बड़ा नेकी का काम कर रहा हूँ। वो हर एक के काम आ रहे हैं और दूसरा फारूक बैठा हुआ है। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ दूसरे की खुशनुदी में लगे हुए हैं। वो सारा दिन वो काम कर, हर उस चीज़ को उस तरह सोचते हैं जिस तरह उसका बॉस सोचता है। कोई ऐसे लोग हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानने को तैयार ही नहीं है। ये वो सब चीज़ें हैं जिसने हमारी सोसाइटी को बर्बाद कर दिया। इन सब चीज़ों के होते हुए अगर आज हम ये सोचें कि आज का ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो इसमें सोचने की क्या बात है। ये समझ आ जाना चाहिए क्यों हुआ, और क्या हम चंद लोगों को सजाएं दे के ये ठीक कर लेंगे? ऐसा नहीं है। उस सिस्टम को ठीक करना होगा। पिछले 50 साल से जो ख़राब हो गया है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, ये 2-4 बरस की बात नहीं, ये निसफ सदी का किस्सा है। इसको वहीं से ठीक करना होगा जहाँ से ये ख़राब हुआ, और इस टूटे हुए धागे को वहीं से जोड़ना होगा जहाँ से ये टूटा। अगर इस वक्त से आप इसको गिरा लगाने की कोशिश करेंगे तो कितनी गिरा लगाएंगे, किस को सजा देंगे? अगर मैंने बचपन से 6 साल की उम्र से चोरी करना शुरू कर दी और झूठ बोलना शुरू कर दिया, आप मुझे 10 दफ़ा जेल भेजें, मैं ठीक नहीं हो सकता।
ये वो एलिमेंट्री एजुकेशन है जहाँ से हमने इंसान पैदा करने हैं, जहाँ से एक माँ ने सबक देना है, जहाँ से एक उस्ताद ने एक बच्चा इंसान आदमी से इंसान बनाना है। आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। जब आप नहीं करेंगे तो आज ये एक्सीडेंट आप इसको डिस्कस कीजिए, 15 दिन और करेंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर एक और होगा, फिर उसको डिस्कस करेंगे, फिर होगा। नहीं रोक पाएंगे आप ये सब जब तक आप इसके बुनियादी ढांचे में चेंजेस नहीं लाएंगे। कोई पूछ सकता है कि किसके पास अथॉरिटी है कि किसी की ड्यूटी को 6 घंटे से 12 कर दे, 12 से 16 कर दे? है कोई पूछने वाला? है कोई पूछने वाला कि जिस पायलट को ड्यूटी से पहले एक मुकम्मल रेस्ट चाहिए, आप उसको एक ऐसे होटल में फेंक दें जिसमें आवाज़ें आ रही हैं, सड़क पे से ट्रक गुजर रहे हैं, वो शोर मचा रहे हैं, और 12 घंटे के बाद उसे कहें दोबारा नौकरी पे चले जाओ? जिसने रेस्ट नहीं किया वो 400 बंदों को लेके कैसे सेफ जा सकता है? नहीं जा सकता। ये सिर्फ एविएशन की बात नहीं है, ये सब चीज़ों की बात है। हमारी सोच इस कदर ख़राब हो गई है। मैं आपको एक छोटी सी वाक़या बनाता हूँ, उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। मुझे शौक़ है कंस्ट्रक्शन का। मैंने एक बिल्डिंग डिज़ाइन की और बनाई, 7 स्टोरी बिल्डिंग थी। जिसकी बिल्डिंग थी उसने मुझे कहा कि इसको 9 रिएक्टर स्केल पे डिज़ाइन कीजिए। वो कर दी। 4 महीने के बाद उस बिल्कुल साथ एक और बिल्डिंग बनने लगी। वो एक बहुत बड़े आदमी की बिल्डिंग थी, आधी दुनिया उसको जानती है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपकी फाउंडेशन ठीक नहीं है, आप कमज़ोर फाउंडेशन क्यों बना रहे हैं? उसने कहा इसलिए कि इस तरफ आपकी बिल्डिंग है, तो मेरी बिल्डिंग को आपकी बिल्डिंग से भी तो सहारा मिलेगा ना, तो ये कैसे गिर सकती है? हमारी सोच ये है कि हम दूसरों के कंधों का सहारा लेके खड़ा होना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। हमें एज ए कौम अपनी टांगों पे खड़ा होना होगा, अपने बाजू पे सहारा, हमें अपने बाजू का सहारा चाहिए, दूसरे का नहीं। ये सोच आप कैसे बदलेंगे? अगर आप ये सोच नहीं बदलेंगे तो आज ये माशरा ठीक नहीं हो सकता। बहुत सारे एंकर्स बहुत सारी बातें कर रहे हैं, वो अच्छी हैं, ये इंक्वायरी होनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन बात कीजिए बेसिक माशरे की तबाही की वजह। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।